ठीक है, तो ये सर उसके जो अभी क्लियर सबसे है। तो उसका जो सबसे डिक्शन का सबसे इंप्रूव करने का पहला तरीका है आपका सिनोनिम। जाहिर सी बात है, आप 2500 का ऐसे लिख रहे हो तो बार बार वर्ड तो एक तो रिपीट नहीं करना आपने, उसके जगह आपने कोई और रिप्लेसमेंट करनी है। उसका जो परफेक्ट तरीका है वो आपका सिनोनिम। फॉर एग्जांपल, आप सिनोनिम कैसे, आज ही आप जो भी इंशाल्लाह जो क्लास लेने वाले हैं, जो नहीं भी लेने वाले, एक काम करना है आपने, कल से आपने रजिस्टर एक बनाना है। ये जो भी मैं डिक्शन के तरीके बता रहा हूँ, कल से आपने इन पे काम करना शुरू कर देना है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने डेवलपमेंट करनी है इसकी डिक्शन की और सिंटैक्स की। तो कल से ही आपने ये काम शुरू कर देना है। सिनोनिम को आप कैसे डील कर सकते हो, एक तो इसका तरीका है जीआरई के, फॉर एग्जांपल आप 500 जो कॉमन वर्ड्स हैं वो देख, ये आपका एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक और तरीका है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप आईआर पढ़ रहे हो, आप रोज डेली डॉन पढ़ते हो, डेली नेशन पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो। अब एडिटोरियल्स में डेफिनेटली आपको मुश्किल वर्ड मिलेंगे। अब मुश्किल वर्ड को हल करने का तरीका क्या है, मुश्किल वर्ड को आपने आसान वर्ड में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपका वर्ड आ जाता है रिसेंट। फॉर एग्जांपल रिसेंट, अब रिसेंट आप परेशान हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए नए जो रीडर्स होंगे वो परेशान होंगे रिसेंट होता क्या है। उसको आपने डायरेक्ट आपने सिनोनिम देखना है कि रिसेंट का जो नियरेस्ट सिनोनिम का क्या है। नेट आपके पास है, डिक्शनरीज मैरियम वेबस्टर आपके पास है। तो ये आपका फॉर एग्जांपल कैंसिल, इसका सिनोनिम बनता है कैंसिल। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ राइटिंग कर रहे हो, आपने कैंसिल का वर्ड देख लिया, आपने यूज कर लिया, उसकी जगह आप रिसेंट कर सकते हो। वाइस वर्सा, आपने रिसेंट देख लिया, आपने कैंसिल यूज कर सकते हो। ऐसे आपने दो तीन और वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैस। मैस कोई भी खराब चीज, किसी में आपने खराब चीज में पड़ जाना या किसी भी दलदल में पड़ जाना, तो मैस सिंपल वर्ड है। इसको आपने अगर कोई और डाइवर्सिटी देखनी है, प्रेडिकेमेंट, मैस प्रेडिकेमेंट। तो ऐसे आपने सिनोनिम डेवलपमेंट करनी है। आपकी जो आपको मैं बता रहा हूँ रजिस्टर आपने बनाना है, ऐसे आपने इन चीजों को काम, इन चीजों पे काम करना है। तो कल से आपने जो भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आपको मुश्किल वर्ड दिखाई दे रहा है, उसको आप या आसान में कन्वर्ट करें या आसान को आप मुश्किल में कन्वर्ट करें। उससे आपको वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड्स आ जाएगी, जो आपकी पैराग्राफ डेवलपमेंट में या फिर आपकी ऐसे राइटिंग में बहुत काम आएगी। एक तरीका आपको सिनोनिम का है, जो इसके आप कम से कम 500 वर्ड होने चाहिए आपके पास। 500 का मतलब ये हुआ कि आपके पास 1000 वर्ड्स आ गए। 500 एक साइड के 500 वर्ड वही है, रिप्लेसमेंट आपकी डिफरेंट हो जाएगी। तो सिनोनिम ऐसे आपने डेवलपमेंट करनी है। सेकंड वे पे आते हैं। सेकंड वे आपका कौन सा है, और जो अगर कोई सवाल होता है तो मैं जैसे ये 5 तरीके कंप्लीट करूंगा तो आपने फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो फिर उसमें कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लेना मुझसे। दूसरा तरीका है आपका थिसारस। इसका पहले मैं रिसोर्स बता देता हूँ, thesaurus.com। इसके कम से कम आपके 100 वर्ड होने चाहिए, कम से कम आपके 100 वर्ड होने चाहिए। अब थिसारस जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम जो आपके यूजेज में वर्ड्स आएंगे वो होंगे, लेकिन वो मोस्ट यूजेबल नहीं होंगे। जैसे कैंसिल बार बार यूज नहीं होता, लेकिन कॉज, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, आपने 20-20 दफा आपने ऐसे में बताना है कि कॉज क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, सॉल्यूशन क्या है पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर का। आपने बार बार उसको बताना है। तो बार बार आप सॉल्यूशन तो नहीं लिख सकते, बार बार आप इम्पैक्ट भी नहीं लिख सकते। अब इधर सिनोनिम भी फेल हो जाता है। सिनोनिम एक तो जाहिर सी बात है इंटरचेंजेबल एक ही होगा, आप 10 दफा यूज कर रहे हो, फिर भी रिपीटेशन होगी। तो उसको कैसे हल किया जा सकता है, उसका तरीका है आपका थिसॉरस। thesaurus.com पे जाएं, कॉज के आप निकालें थिसॉरस।
थिसॉरस में उसमें बताएगा भाई फैक्टर्स रिस्पांसिबल। XYZ इम्पैक्ट बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट क्या है, रेमिफिकेशंस क्या है, रेपरकशंस क्या है, ये सारे एक ही वर्ड है। इफेक्ट, रेमिफिकेशन, रेपरकशन, अभी तक डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड्स आ रही है। तो एग्जामिनर को या फिर आप जब लिखोगे तो आपको खुद ही दिखाए दिखने में अच्छा लगेगा कि आपने एक ही वर्ड को 4 तरीकों से यूज किया है। थिसॉरस का वो काम है। सॉल्यूशन, रेमेडी, ब्लूप्रिंट, रोड मैप। सॉल्यूशन को आपने 5-6 दफा रिपीट कर दिया, आपने डिफरेंट डाइवर्सिटी में कर दिया, तो इससे इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि आपने रिपीटेशन ऑफ वर्ड नहीं की। रिपीटेशन करनी है, जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो लाना ही लाना है आपने, तो उसको आप सही तरीके से लिखोगे तो एक अच्छा लुक देता है, आपकी पैराग्राफ डेवलपमेंट है, एक अच्छा व्यू आता है एग्जामिनर को पढ़ने में भी। तो थिसॉरस आपने thesaurus.com पे जाना है, आपने सिंपल वर्ड लिखना है और कम से कम 100 वर्ड्स आपके होने चाहिए जो मोस्ट रिपीटेड आपको ना। अच्छा, रिपीटेशन का कैसे पता चलेगा आप रिपीट कर रहे हो, ये आपकी राइटिंग से पता लगेगा। जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे, हम आपको लिखवाएंगे पैराग्राफ राइटिंग में, तो आपको फिर फील होगा कि जब आप 10 दफा पैराग्राफ लिखोगे ना, 10-10, 15-15 पैराग्राफ, तो आपको लगेगा कि मेरे वर्ड्स ही खत्म हो गए हैं। तो वर्ड्स खत्म करना, फिर उसको कैसे डेवलप करना है, ये तरीका है। आपकी रीडिंग से, आपकी राइटिंग से चीजें ये बढ़ेंगी। तो आप thesaurus.com पे 100 वर्ड्स के आपने बनाने थिसॉरस, कम से कम 500 सिनोनिम, 100 थिसॉरस जो मोस्ट यूजेबल है। यूजेबल का पता कैसे चलेगा, जब आप राइट करोगे, आप बार बार एक ही वर्ड यूज करोगे, उसको आप डायरेक्ट thesaurus.com में जाएं, उसके 4-5 वर्ड देख लें जो उसके सिनोनिम हैं, तो उसके साथ मिलते हैं। अच्छा, वीडियो शो हो रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। दूसरा तरीका आपका डिक्शन बेहतर करने का ये है थिसॉरस। कल ही आपने एक रजिस्टर लेना है, सिनोनिम, थिसॉरस, 2 चीजें ये करनी है। तीसरी चीज पे आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। तीसरी चीज, ये सारी चीजें हम पैराग्राफ में यूज करेंगे, हम आपसे यूज करवाएंगे। जब आप लिखना शुरू करोगे, हम आपसे यूज करवाएंगे खुद। तीसरा तरीका है आपका फ्रेजल वर्ब्स का, ये भी आपकी डाइवर्सिटी इन पैराग्राफ लाता है। फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? अकस्टम्ड टू, अबाइड बाय, डायल डाउन, ratchet up, एगॉन। अब कैसे इसकी डाइवर्सिटी आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं कि भाई डायल डाउन, रिड्यूस कर दो। आपने ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है, तो आप लिखोगे ग्लोबल वार्मिंग शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, एक दफा लिख लिया, थिसॉरस तो काम आ गया, एक दो दफा काम आ जाएगा। आपने डाइवर्सिटी लानी है ना, ग्लोबल वार्मिंग शुड बी डायल डाउन, और डिफरेंट तरीके से डाइवर्सिटी आ गई। प्राइसेस शुड बी रैचेटेड अप। एगॉन, हम बोलते हैं कि हमें रिलाई करना चाहिए किसी पे। The person is not eligible to be egg on. We cannot egg on that person. ये आपकी डाइवर्सिटी ला रहा है किसमें, आपकी फिर भी पैराग्राफ राइटिंग में आ रही है। ये कम से कम आपने करने हैं 50 फ्रेजल वर्ब। उसकी बुक आपकी चुगताई की भले ले लें, इंग्लिश कंपोजिशन ग्रामर बाय हाफिज करीम दादा चुगताई, उसमें आप 50 फ्रेजल वर्ब निकालें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, जो आप रोजमर्रा में आप पढ़ते रहते हो चीजें। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करता था, मैं डॉन पढ़ता था रोज, उसके 3 एडिटोरियल रोज पढ़ता था मैं। अब उसमें जितने मुझे फ्रेजल वर्ब मिलते थे, जितने मुझे मुश्किल वर्ड्स मिलते थे,
उसको मैं सिनोनिम थे सारा फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट करता था। एक मैंने बुकलेट बनाई हुई थी जो भी मेरे पास है, अगर मौका मिला तो मैं आपसे वो शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ऐसे आपने एज ए टेम्पलेट हम आपको बता दूंगा कैसे आपने ये चीजें करनी है। तीसरा तरीका आपको बेहतर बनाने का, आपकी डिक्शन बनाने का तरीका है फ्रेजल वर्ब्स। अब इससे और क्या फायदा होगा आपको, ये प्रीपोजिशन में काम आ जाएगा आपको। आपके जो कंपोजिशन का पेपर होता है उसमें कम से कम 5 6 7 आपकी प्रीपोजिशन दी जाती है, यही होती है मोस्ट ऑफ टाइम। आपको पता लग जाएगा प्रीपोजिशन का यूजेज कैसा होगा। ये तो प्रीपोजिशन ही है ना, टू, बाय, डाउन, अप, ऑन। तो वो भी आपको जो ग्रामर का पार्ट है वो भी हल हो जाएगा थ्रू दिस टेक्निक, एंड थ्रू दिस आपकी जो भी ये टेक्निक अप्लाई करोगे। तीसरा तरीका ये है फ्रेजल वर्ब का। चौथे पे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ के लिए नया वर्ड होगा, कुछ लोग इस चीज को जानते भी होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आप चार, एक बड़ा फ्रेज है, बड़ी कोई माना है, या बड़ा कोई आप वर्ड समझ लें, उसने आपने एक ही वर्ड में समा जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इररिप्लेसेबल, अनमिस्टेकेबल, रिलायबल, अवॉइडेबल, अनमैनेजेबल। इसे आपने कम से कम ये भी 25 वर्ड्स तक आपने जो मोस्ट कॉमन यूजेज आपको नजर आ रहा है वो देखने हैं, इनकी आपने यूजेज करनी है। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग में और स्मूथनेस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो दैट पर्सन कुड नॉट बी रिप्लेस्ड, द पोजीशन ऑफ मेसी इन द फुटबॉल टीम ऑफ पेरिस सेंट जर्मन कुड नॉट बी रिप्लेस्ड। अब सिंपल लिख दोगे मेसी इज इररिप्लेसेबल। अब अब वो देखो, वर्बोसिटी नहीं आ रही। जब आप ऐसी चीजें अप्लाई करोगे उसमें वर्बोसिटी नहीं आएगी। आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि ये चीज एम्फेसाइज हो रही है, सीधा बता दो द एजुकेशन सिस्टम शुड इन पाकिस्तान is unmistakable for the progress in Pakistan। unmistakable मतलब obvious है, उसकी होना लाजमी है हमारे लिए। The global warming has been increased to an unimaginable proportions। स्मूथनेस आ रही है आपकी राइटिंग में, ये चीजें आपने अप्लाई करनी है। इसका जो तरीका है 25 वर्ड्स हो चुका है कि बुक में भी आपको मिल जाएंगे, या फिर नेट से आप ये थोड़े देख लें, या फिर आप रोज जो मैं टेक्निक अप्लाई करता था अगर वो करें तो दैट इज बेस्ट। मैं डॉन के एडिटोरियल देखता था, उसके में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलता था, जो फ्रेजल वर्ब मिलता था, जितनी भी सारी चीजें थी मैं नोट डाउन करता था। एक फैक्ट बुक बनाई हुई जिसमें नोट करता था। अगर वो चीज करेंगे दैट इज मोर देन गुड इनफ, अगर वो करोगे तो। अदरवाइज मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए कैसे आपने करना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अच्छा एक और काम, ये कहीं आपको काम आ जाएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब आप प्रेसी लिखते हो तो प्रेसी को आपने 1/3 करना होता है। अब 1/3 करने का ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल 210 वर्ड है, 210 वर्ड्स को आपने 70 वर्ड में करना है। 70 वर्ड में अगर ये लिखोगे मेसी शुड नॉट बी रिप्लेस्ड इन पेरिस सेंट जर्मन टीम, तो आप तो और एक्सटेंड कर रहे हो, आपने वर्ड रिड्यूस करने हैं ना। वर्ड रिड्यूस का तरीका यही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको प्रेसी में परफेक्ट हेल्प करेगा अगर आपको आते होंगे। नहीं आते होंगे तो फिर आप वही उसको फिर मैनेज करने का तरीका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके पैराग्राफ में होना लाजमी है, ये आपकी डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी पैराग्राफ में लाएगा जो अल्टीमेटली आपके ऐसे में हेल्प करेगी। तो चौथा तरीका आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पांचवें पे आते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं इससे रिलेटेड कोई भी आपको होगा। इडियम्स,
इडियम्स ही आपने कम से कम 25 तक देखने हैं। पास्ट पेपर्स अगर देख लें दैट इज गुड एनफ। जो मोस्ट यूजेबल हैं, यूजेबल जो मोस्ट होंगे वो आपको पास्ट पेपर में मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल निप इन द बर्ड, किसी को खत्म करना या किसी को रिड्यूस कर देना, किसी को बिल्कुल खत्म कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी बड़े इशू को आपने नजरअंदाज कर देना, टर्न अ ब्लाइंड आई। फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो आखिरी मोमेंट जिसने वाज अ वाटरशेड मूवमेंट। मतलब जैसे अभी आर्टिकल इसने मोदी ने आर्टिकल कश्मीर का रिवोक किया था, दैट वुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। आखिरी धचका जो किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, उसके बाद वो संभल ही नहीं पाती। फाइनल नेल इन द कॉफिन। जो मोस्ट यूजेबल वर्ड्स हैं, मोस्ट यूजेबल इडियम्स हैं, आपने वो यूज करने हैं। तरीका है आपका पास्ट पेपर्स का, नहीं तो आप एडिटोरियल जो इनमें से देख सकते हैं जो यूज होते हैं। डॉन में मैंने देखा है हर तीसरे दिन आपका इडियम यूज हो रहा होता है एडिटोरियल में, अगर कोई पढ़ता हो डॉन आप में से तो अगर वो भी नोट डाउन करें तो दैट इज गुड इनफ। तो पांचवा तरीका आपका इडियम का ये है। मैंने आपको बता दिया आपने फैक्ट बुक बनानी है, ये 5 तरीके अप्लाई करने हैं। और इसी 5 तरीकों को आपने कब अप्लाई करना है? जब हम पैराग्राफ राइटिंग करवाएंगे। पैराग्राफ राइटिंग जब हम करवाएंगे, ये 5 चीजें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है, उससे आपकी डिक्शन परफेक्ट बन जाएगी। डिक्शन का फिर आपको मसला नहीं होगा, आपकी पैराग्राफ राइटिंग में डिक्शन परफेक्ट होगी अगर ये चीज आपने इनकॉर्पोरेट कर दी तो। सिंटेक्स का भी हम आते हैं आगे। तो इससे रिलेटेड 5 चीजों में से कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेरी हो आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई सोर्स बता दें, किस तरह से उसको डेवलप करें हम। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक तो आपकी ये अगर चुगताई की बुक में नहीं है तो मैंने जो किए थे, एक तो एडिटोरियल से किए थे। अगर किसी के पास सैयद सादत अली शाह की एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है, अगर नहीं है तो फिर लेनी पड़ेगी इसके लिए। उसमें आपके मोस्ट यूजेबल 50 to 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। तो अगर आप वो भी यूज करें तो दैट इज गुड इनफ, वो आपके लिए ठीक हो गया। या ओके हाफिज सर, करीम दाद थैंक से यू। भी, हाफिज करीम दाद भी गुड है। लेकिन अगर ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका था, मैं जो पढ़ता था उसको मैं यूज करता था। मैं आईआर पढ़ रहा था जॉन बेलिस से, तो जॉन बेलिस में बहुत दफा ना ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करता है वो राइटर उसमें। तो मैं क्या करता था, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसमें देखता था तो डायरेक्ट मैं नोट डाउन करता था अपनी फैक्ट बुक में। अभी मेरी फैक्ट बुक पढ़ी हुई है, कम से कम उसमें कोई 100 प्लस मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं उसमें। तो अगर मौका मिला तो मैं भी वो भी आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप खुद करें तो बेहतर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल और बढ़ जाएगा। हम आपको असिस्ट भी करेंगे लेकिन आप खुद भी थोड़ी मेहनत करें इस पे। कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर हमने ये एक मिथ सुनी है कि जो ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी राइटिंग में, तो वो जी जी, एग्जामिनर पे जो है ना एक नेगेटिव इमेज भी जो है ना वो क्रिएट होता है, या ऑड उसको जो है वो फील होता है। डेफिनेटली जाता है मिथ। अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको मुश्किल वर्ड दिखाई दे रहा है उसको आप सिंपल में कन्वर्ट करें। आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है आप सिंपल में कन्वर्ट करें, लेकिन थोड़ी डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। अब बार बार सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड कितने चला सकोगे? मतलब आपका ऐसे का हल सिंपल ही है, सिंपलिसिटी ही है, लेकिन थोड़ी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में थोड़ी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि बंदे जो आपका राइटर है, जो आपका कैंडिडेट है, ही और शी इज वेल वर्स्ड। वो ऐसे उठ के नहीं आया, उसने आके कोई रीडिंग करके फिर आके कोई एग्जाम किया इस बंदे ने। इसका तरीका ये है, इसको हम और एम्फसाइज नहीं कर रहे। ये आपका तरीका है कि आपकी डाइवर्सिटी इन पैराग्राफ राइटिंग है। जब आप पैराग्राफ लिखोगे हम आपको बताएंगे कौन कौन सी आप गलतियां कर रहे हो।
जहां आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जहां मुश्किल वर्ड यूज करोगे, हम आपको नोट डाउन करेंगे उधर कि आप ये इतने मुश्किल वर्ड यूज ना करें, इधर सिंपलिसिटी लाएं आप। लेकिन जो जो सिंपल है, आप जैसे सिनोनिम है वो भी आपने सिंपल देखने हैं, थिसॉरस है वो भी आपने सिंपल देखने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी आपने सिंपल जो मोस्ट यूजेबल है। अब इकोनॉमिस्ट आप में से कोई भी पढ़ता है, इकोनॉमिस्ट फॉर एग्जांपल, आप इकोनॉमिस्ट की वर्डिंग देख लें। मैम सलमा बोलती थी, मैं उनके पास जब क्लास में पढ़ता था, तो आपने अगर एक्सप्रेशन बनाना ना, एक्सप्रेशन पैराग्राफ का, तो आप इकोनॉमिस्ट पढ़ो। आप इंट्रोडक्शन का तरीका इकोनॉमिस्ट का पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे इंट्रोडक्शन बनता है। तो ये सारी चीजें आपने फैक्टर इन करनी है, क्योंकि ऐसे आपका डायनामिक है, ऐसे स्टैटिक नहीं है। ऐसे में डिफरेंट चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। ऐसे करने के भी 100 तरीके हैं। हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, दूसरे जो हमारे सर, जो हमारे कोलीग्स हैं, वो पास हुए होंगे, वो डिफरेंट तरीके से पास हुए होंगे। लेकिन जिस पे हमने काम किया है, जिस पे हम पास हुए हैं, हम आपको वही चीजें बताएंगे और इंशाल्लाह परफेक्ट तरीके से बताएंगे, जहां आपको लूप होल नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो चीजें आपने ऐसे डेवलप करनी है। कोई और सवाल? और सर ये thesaurus.com आपने जो है डिक्शनरी बताई है कोई हमें, जो यूज करके हमें? जी जी जी, डिक्शनरी टाइप ही है। आप गूगल पे जाके लिखोगे ना thesaurus.com, जी सर। तो आपकी वो आ जाएगी। उसमें आपको सर्च में दिखाई देगा। सर्च में आप कोई भी वर्ड पुट करो, फॉर एग्जांपल कॉज लिख रहे हो उसका, ठीक है, यस सर। कॉज में आपको जो मोस्ट उसके जो अलाइंड वर्ड होंगे ना, मोस्ट अलाइंड सिनोनिम 5-6 यस आपके सर। वो आ जाएंगे। आपने फिर वो नोट डाउन करने हैं जो उसके साथ मैचेबल हो रहे हैं, जो उसके साथ मैच हो रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी चीजें बताई हैं मैंने? चलें फिर आगे चलते हैं हम। आई होप, हम होपफुल कि आपको ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और इसमें आपने कल से ही काम शुरू कर देना है। जो भी क्लास में ले रहे हैं, भले जो भी नहीं भी ले रहे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है जिसने भी बनाना है। अगर आपने काम करना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे, राइटिंग पे, पैराग्राफ राइटिंग पे, तो ये परफेक्ट तरीका है आपकी पैराग्राफ और ऐसे डेवलपमेंट का। सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस के मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। तो सेंटेंस से आपके बनते हैं सिंटेक्स। आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यूज करोगे तो आपके सिंटेक्स उसमें बनेंगे। सिंटेक्स आपकी, जैसे वर्ड में डिक्शन यूज हो रहा था, सेंटेंस में आपका सिंटेक्स यूज होगा। फॉर एग्जांपल, आप उसमें सिंपल भी सेंटेंस यूज कर रहे हो, आप उसमें कंपाउंड भी यूज कर रहे हो, आप उसमें कॉम्प्लेक्स भी यूज कर रहे हो, आप उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, नॉट ओनली बट आल्सो। अल्दो का स्ट्रक्चर, अल्दो प्लस येट, वाइल का स्ट्रक्चर, एज वेल एज। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिंटेक्स को बनाते हैं। ये सर आपको तौफीक आपके ग्रामर के लेक्चर में बता देंगे ये कितने कैसे स्ट्रक्चर्स आपने करने हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिंटेक्स आपका इन चीजों से बनता है। आप डॉन पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आपको एक चीज का सेंटेंस आपको मिलेगा ही नहीं। वो स्टार्ट ही करेगा जुर्म से, और आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट कर देगा। कभी सिंपल यूज करेगा, कभी कॉम्प्लेक्स यूज करेगा, कभी कंपाउंड यूज करेगा। डाइवर्सिटी इन पैराग्राफ ला रहा है वो बंदा। तो आपने सिंटेक्स पे ऐसे काम करना है। सेंटेंस आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है।
जैसे लेटर्स वर्ड्स को बनाते हैं, ऐसे ही वर्ड्स आपको सेंटेंस को बनाते हैं। इट शुड गिव कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होगा तो फ्रेज में काउंट हो जाएगा। यस, बाय यूजिंग देम इन द राइटिंग। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका होना लाजमी है। सब्जेक्ट वर्ब तो बहुत लाजमी है। फॉर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये पूरी मीनिंग दे रहा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। इसमें कोई भी आपकी कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ भी इसमें सस्पिशन नहीं है, पूरी मीनिंग दे रहा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सेंटेंस में काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरी मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका सेंटेंस काउंट हो जाएगा। अगर इस पे आप ये लगा लें, फॉर एग्जांपल इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सिर्फ इन द ईस्ट लिखा हो, तो ये आपका फ्रेज हो जाएगा। ये आपका फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज आपको जो प्रेसी राइटिंग अगर आप जब सीखोगे इंशाल्लाह जिससे भी, तो आपको फ्रेज आपको उधर टाइटल में यूज काम आएंगे। लेकिन जब आप ऐसे राइट करोगे, उसमें आपके आउटलाइन में भी फ्रेज काम आ जाएंगे, जो आप फ्रेज में जो प्रैक्टिस बंदा करेगा। तो इन द ईस्ट इज फ्रेज, लेकिन सन राइजेस इन द ईस्ट इज सेंटेंस। वो पूरी मीनिंग दे रहा है सेंटेंस की। तो सेंटेंस का ये आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, उसकी मीनिंग होना लाजमी हो जरूरी है। नहीं तो पता है, आप जैसे हम पिछला बैच चलाया था हमने, हम क्या स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, कभी सब्जेक्ट मिस कर रहे थे, कभी वर्ब नहीं दे रहे थे, तो वो पूरा सेंटेंस लिख ही नहीं रहे थे। ऐसे और पैराग्राफ आपसे डिमांड करता है कि आप कंप्लीट सेंटेंसेस लिखो। आपने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखने ही नहीं है। अगर एग्जामिनर ने देख लिया कि इट इज इनकम्प्लीट, वो आपको समझो उधर ही फेल कर देगा। ग्रामर पे एक एग्जामिनर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपके आर्गुमेंट्स नॉर्मल है, आपका स्ट्रक्चर ठीक है, ऐसे का, पैराग्राफ का, इंट्रोडक्शन का, आप पास हो जाओगे। लेकिन आप आपकी हर चीज परफेक्ट है लेकिन ग्रामर वीक है, तो आपकी वो उसने अगर देख ली तो आप समझो फिर आपके रेड जोन आ गया है। तो आपने इन चीजों पे भी काम करना है। हम आपको बताएंगे सेंटेंसेस कहाँ से करने हैं, सर आप ग्रामर के क्लास में आपको बताएंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपने कैसे करने हैं। तो फ्रेज और सेंटेंस का ये आपका रिलेशन बनता है। इस पे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस वो होते हैं जो आप डाइवर्सिटी इन सेंटेंस कंप्लीशन या सेंटेंस लिखने में आप काम आते हो, काम यूज करते हो उसमें। अच्छा, सेंटेंस से पहले, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से पहले उसका पता होना चाहिए क्लॉज क्या है। क्लॉज आपका क्या है? क्लॉज में आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब होना लाजमी है क्लॉज में। जैसे आई एम टॉकिंग, ये क्लॉज इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आएंगे उसमें आपके ये क्लॉज का काम आएगा। क्लॉज के दो डिफरेंट आपके वो डोमेन्स हैं, एक है डिपेंडेंट क्लॉज और एक है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज होता है कि वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता।
डिपेंडेंट क्लॉज में आपकी कंप्लीट मीनिंग मिसिंग होती है, जैसे when I arrived, when I arrived, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही, जब मैं आया तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी कंप्लीट मीनिंग देता है। ये आपकी कंप्लीट मीनिंग देता है। He was playing, he was playing या फिर क्रिकेट आगे लगा लें भले, he was playing cricket, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपका फर्क आपको आना लाजमी है, क्योंकि आपके जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पे आओगे तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स होंगे तो तब आपने डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको एक्सरसाइजेस भी देंगे, विदाउट व्हेन या इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही समझ लें। वो आपके मैं आता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आपके जो आते हैं सेंटेंसेस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, तब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं, डिपेंडेंट कैसे बनते हैं। लेकिन हम आपको एक्सरसाइजेस भी देंगे सेंटेंसेस की, उसमें आपने काम करके आना है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग पोर्ट्रे कर रहा हो। तो क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है दोनों में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, उसमें आप फिर आपको मैं एग्जांपल ज्यादा देता हूँ उसमें। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सीधा सीधा आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। ही इज टॉकिंग या ही इज टीचिंग। सिंपल इतना मसला नहीं करता, सिंपल सबको पता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज सिंगिंग, या फिर शी इज बेकिंग अ केक, मेसी इज प्लेइंग फुटबॉल, या आपके इज रीडिंग नॉवेल्स। ये सिंपल सेंटेंस है। आपके जो जितने भी टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, या तो सिंपल टेंसेस सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में तो इतना कोई इशू नहीं होता, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। लेकिन अभी अब जो आएंगे दूसरे आपके स्ट्रक्चर्स पे, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज होती है। फॉर एग्जांपल दूसरा आपका कंपाउंड सेंटेंस, इसमें आपका सीधा सीधा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें सीधा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो आपको परफेक्ट मीनिंग, पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही इज टीचिंग, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अभी हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें डाइवर्सिटी आती है आपकी कंपाउंड सेंटेंस में। इसमें आपके टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इसमें आपके टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं अभी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, उसमें आपके फैन बॉयज आते हैं। फैन बॉयज आपका इसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये आपके कनेक्ट करते हैं फैन बॉयज आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। इसलिए आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है।
दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं। फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, ये जहां भी यूज हो रहे हैं आप समझ जाना कि इट इज कंपाउंड सेंटेंस, जहां भी यूज हो रहे हो। अभी हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। ये स्ट्रक्चर्स पर कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूं। सर एग्जांपल्स, सर he is teaching and he is a good सर teacher, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। ही इज टीचिंग कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एंड आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ही इज अ गुड टीचर, ये भी परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। सेकंड एग्जांपल, मेसी इज प्लेइंग फुटबॉल, फॉर ही इज अ गुड प्लेयर। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आपके फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां भी यूज हो रहे हो और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो। यस, कोई अच्छा किसी को भी सवाल है, मैं आपको ये कंप्लीट करके एट द एंड सबसे सवाल लेता हूं। अभी काइंडली इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट होने दें कोशिश करके। तो मैं आपसे जितने भी सवालात हैं आपसे मैं एट द एंड में आपको रिसीव करता हूं। मेसी इज प्लेइंग फुटबॉल फॉर इज अ गुड प्लेयर, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों परफेक्ट और कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये आपका बनता है कंपाउंड सेंटेंस, आपका सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इससे ऐसे ही फिर आपके और, नॉर, ये सारे आपने एग्जांपल्स आपने देखने हैं, आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी जहां आपने इस पे काम करना है। थर्ड आपके स्ट्रक्चर पे आते हैं जो इससे ही रिलेटेड है। जी जी जी, लिख लें लिख लें। आप कोशिश करें, आप वो स्क्रीनशॉट ले लिया करते हैं। चलो लिख लें, आप ये लिख लें। हम थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये लिख लिया आपने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें आपके वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। उसमें आपके आ जाएंगे इफ, व्हेन, इज, बिकॉज, although,
दो, ये आपकी लिस्ट आपकी मेनली ये यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके वन डिपेंडेंट, वन, जी आप लेते हैं, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। वो कनेक्टेड किससे होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसमें आपके जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं आपके इफ, व्हेन, एज, बिकॉज, अल्दो, दो, ये आपके डिफरेंट यूज होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कैसे ये कनेक्ट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट पे रिलाय करता है, उसके बगैर वो अधूरा है, उसके बगैर वो चल ही नहीं सकता, ऐसे समझ जाएं। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस जितने भी मैंने आपको बताए 3 टाइप्स हैं, ये आपकी डाइवर्सिटी इन पैराग्राफ में लाएंगे। आप इन पे काम करोगे। आप जब थीसिस स्टेटमेंट हम पैराग्राफ की बनाए, उसके ऐसे की बनाते हैं, बनती है आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अल्टो से शुरू होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको आना लाजमी है, कंपाउंड सेंटेंस आपको आना लाजमी है, ताकि आप जब राइट करो तो आप परफेक्ट राइट करो, आप उसमें फॉल्टी इंग्लिश यूज ना करो। तो अभी एग्जांपल्स पे आते हैं इसको। Although globalization has transformed the world, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, ऑल्दो लग गया है, वो शक में रख रहा है कि हालांकि ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन आगे क्या, वो अभी इंडिपेंडेंट पूरा करेगा उसको। ग्लोबलाइजेशन has created grave challenges for humanity. Globalization has created grave challenges for humanity. अब आपकी पूरा सेंटेंस पूरा परफेक्ट है, वन डिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कनेक्टेड आपके इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वैसे, जो आपके ग्लोबलाइजेशन केस में हम बनवाएंगे आगे चल के। तो इससे आपकी डाइवर्सिटी ऑफ पैराग्राफ राइटिंग थ्रू दीज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आएगी। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये लिख लें पैराग्राफ। Because globe temperatures are rising, अब ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। यूरोप इज फीलिंग हीट, हीट वेव या हीट वेव लगा लें आप। बिकॉज टेम्परेचर्स आर राइजिंग, आपका डिपेंडेंट क्लॉज, यूरोप इज फीलिंग हीट वेव। तो ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कनेक्टेड बाय आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, आपने इस पे काम करना है। इसको हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइजेस भी आपको दे दें। सर आप कल तौफीक इंशाल्लाह ग्रामर की जो क्लास लेंगे उसमें आपके ये सिंटैक्स और सेंटेंसेस के जितने भी आपके वो डिस्कस करेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि आपको रिसोर्सेज भी बताएंगे, कहाँ से आपने काम करना है वो भी आपको बताएंगे, और यही चीजें आपको रिपीट तो नहीं कराएंगे, लेकिन आपको ये एक्सरसाइजेज इनकी दे देंगे। ये सारे आपका जो आज जितना भी लेक्चर हुआ है, डिक्शन पे, सिंटैक्स पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पे, ये सारा आप किसी से इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो
तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग आज की क्लास से लेके या फिर ओवरऑल ऐसे कि हम कैसे टीम चलाएंगे उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम सर, am I audible to you? कोई क्वेश्चन हो अगर आप नहीं तो राइट करें, अगर आवाज नहीं आ रही मुझे वैसे तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। कोई भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख लें क्योंकि अभी मेरे ख्याल से मुझे वॉइस किसी का आ नहीं रहा। ओवरव्यू दें, मिसिंग हो गई हैं बहुत चीजें। चले ओवरव्यू में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी थोड़ी फॉर्मली आपको बता देता हूँ। चले मेरा मैं बताता हूँ आपको, ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, जो आज मैंने क्लास में पढ़ाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्ड पे काम करना है। वर्ड पे कैसे काम होगा? आपका डिक्शन पे काम होगा। डिक्शन इंप्रूव करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका सिनोनिम। कोई भी मुश्किल वर्ड मिलता है उसका सिनोनिम ढूंढें, कम से कम 500 वर्ड्स। दूसरा तरीका है आपका थिसॉरस। मोस्ट यूजेबल वर्ड्स, ये आते हैं, इस पे भी आते हैं, मैं पूरा कंप्लीट कर लूं। मोस्ट यूजेबल वर्ड्स आपने थिसॉरस में यूज करने हैं, कॉज, इंपैक्ट, सॉल्यूशन, जो बार बार यूज होंगे। तीसरा तरीका है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब अकस्टम टू, अबाइड बाय, जितने भी हैं आपके, डायल डाउन, डायल अप, इसको आपको यूज करना है। चौथा तरीका है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनमिस्टेकेबल, इररिप्लेसेबल, रिलायबल। पांचवा तरीका है आपका इडियम्स। ये पांचों आपने काम करना है, एक नोटबुक बनानी है, वो मैं आपको रेफरेंसेस आपको बता दी थे कहां से काम करना है। इससे आपकी पैराग्राफ की जो डाइवर्सिटी पैराग्राफ वो आएगी। फिर मैंने स्टार्ट किया था सेंटेंस। सेंटेंस मैंने बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग दे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, आप कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा हो। 3 स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंस, आपका कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन तीनों को मैंने डिस्कस किया था, जो अभी मैंने आपको बताया है। ये ओवरऑल ओवरव्यू था आज के लेक्चर का। रिसोर्सेज आपको मैं बता देता हूँ। जी अभी आपको दे देंगे, रिकॉर्डिंग में दे देंगे। रिसोर्सेज आपने जो सिनोनिम आपने करने हैं जीआरई में करने हैं। थिसॉरस आपने thesaurus.com से करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब आपने चुगताई की बुक से करने हैं, हाफिज करीमदाद चुगताई। ईडीएम आपने पास पेपर से करने हैं। और जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको सर तौफीक कल बताएंगे क्लास में। सर ओवरव्यू हो गया, ठीक है सर। पैराग्राफ में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की वैरायटी रखेंगे, लेकिन सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड से। यस, ऐसे तंजीला, बिल्कुल। आप जब पैराग्राफ लिखोगे आप ये चीजें यूज करोगे। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना, आप जो ऐसे आप लिखते हो उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हो, इंट्रोडक्शन में आप थीसिस बनाते हो। थीसिस आपकी बनती कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपकी डाइवर्सिटी इन पैराग्राफ, डाइवर्सिटी ऐसे आ रही है इन तीनों चीजों से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम रिसेंटली एलोकेटेड ओएमजी सर तौफीक के साथ, हम बैचमेट्स हैं। और बाकी ऑप्शनल में आपको ये, जब हम इंशाल्लाह क्लास में आओगे हम आपको वो भी गाइडेंस दे देंगे ऑप्शनल से रिलेटेड। काफी टीचर से कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, व्हाट डू से। यस, मैक्सिमम आपने सिंपल सेंटेंस ही बनाने हैं मैक्सिमम, लेकिन कभी कभी आपको अगर मौका मिल जाए ना तो आपने कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड भी यूज करने हैं। मैंने अभी आपको मिसाल दी, थीसिस आपकी बनती कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेंटेंस तो थीसिस आपकी बनती ही नहीं है। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, रिकॉर्डिंग हो गई है, वो सर रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। सर यू सेड के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस सेंटेंस में भी यूज होती है, बी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट अबाउट द सेंटेंस ही वाज वेटिंग फॉर द बस। अच्छा, ये जो आपका फॉर के डिफरेंट यूजेजेस हैं, अब हम पूरी ग्रामर पे वैसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फॉर के डिफरेंट यूजेजेस हैं।
उसमें आपकी एक यूजेज, वन ऑफ द यूजेज ऑफ फॉर इस का जो फैन बॉयज में यूज होता है, वन ऑफ द यूजेज, एक ही वर्ड के एक ही प्रीपोजिशन के 5-6 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये। अब इसमें जब आप वो सेंटेंसेस आप लिखोगे उसमें आपको हम बता देंगे वो सारी चीजें, फिजिकल नहीं होगी जी। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जो सर तौफीक और मैं अल्टरनेट बेसिस पे लेंगे। काइंडली सिंपल सेंटेंस, तो कोई एग्जांपल बता दें। सिंपल सेंटेंस, आई एम टॉकिंग टू यू, या आई एम गिविंग अ लेक्चर, सिंपल सेंटेंस। आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, जितने टेंसेस है ना मोस्टली जो सिंपल टेंसेस हैं सारे आपके सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। जी मेरा भी सीएसएस क्लियर है। आई एम इन ओएमजी, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, सर तौफीक के साथ ही है। ऐसे में लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल या फैंसी? सिंपल होनी चाहिए, सिंपल लेकिन विद डाइवर्सिटी, विद एक्सप्रेशन। तो सर ऑनलाइन असाइनमेंट चेक कैसे होंगी? वो गूगल क्लासरूम ऑनलाइन का कैसे असाइनमेंट चेक होंगी? आपकी हम जो असाइनमेंट्स होंगी वो हम प्रिंट करेंगे, उसको हम फिजिकली चेक करेंगे, उसको ही हम वो बनाएंगे कैम स्कैनर में, आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, फिर हम आपको सेंड कर देंगे। मतलब चेकिंग में आपको शिकायत नहीं मिलेगी, चेकिंग हमारी परफेक्ट होगी क्योंकि हमने पहले भी की हुई है। और हमारे जो स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं अगर किसी से राब्ता हो आपको। रिटन एक्सप्रेशन कैसे ठीक करें? अभी ये सारे रिटन एक्सप्रेशन से रिलेटेड था जितनी चीजें थी। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन वर्ड्स, डाइवर्सिटी इन सेंटेंसेस, आपका रिटन एक्सप्रेशन ही ठीक करेंगी। एक और तरीका है, रीडिंग करें, बुक्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें। जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो इकोनॉमिस्ट और डॉन पढ़ना मेरे लिए लाजमी था। मैं उनके बगैर मैं सोता ही नहीं था, सही बताऊं तो। वो पढ़ना, मैं अगर वो ना पढ़ूं तो मुझे मतलब मजा नहीं आता था। तो आप पढ़ें, उनको कॉपी करें, उनको आप अपने आप में सेंसिटाइज करें चीजों को। रीडिंग रिसोर्सेज, करंट अफेयर रीडिंग में आपको बता दी मैंने, डॉन पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें, न्यूज पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, नॉवेल्स, बुक्स, ये रिसोर्सेज तो यही है सारी। जो आप ऑप्शनल्स भी आप काम करोगे जिस भी ऑप्शनल पे, उसकी भी अपनी लैंग्वेज होती है। आप जिस जिनकी आईआर होगी, आईआर में भी अच्छा एक्सप्रेशन यूज करते हैं जो ऑथर्स होते हैं, तो वो भी पढ़ें, उससे आपकी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी आएगी। कोई और सवाल? कोई और सवाल हो तो पूछे, नहीं तो हम इसको क्लास को कंक्लूड करते हैं। सर ये बताइएगा कि हमारी सर डेली क्लास टाइम आपको रोजमर्रा पे आपको बता दिया जाएगा। मोस्टली ये 9:30 होगा जैसे आज था, लेकिन फिर भी उस क्लास के उस दिन के हिसाब से आपको अपडेट किया जाएगा इन ग्रुप, जो हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप होगा। ऑप्शनल हम आपको इंशाल्लाह जब आप रजिस्टर हो जाओगे हम आपको ऑप्शनल के हिसाब से बता देंगे। ऑप्शनल कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, वो भी हम आपको ब्रीफली बता देंगे। तो डोंट टेक टेंशन इस बारे में। सर ये बताइए कि हमारे ऐसे की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी अगर रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। इतना मैं कंफर्म आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह अगर आप सेशन ले रहे हो फॉर एग्जांपल, हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप एट द एंड ऑफ द ऐसे भी लिख पाओगी, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी देखोगे, क्योंकि हमने तरीका खुद पे अपने आजमाया हुआ है और हमें पता है कि हमने कैसे स्टूडेंट से काम लेना है। तो इसकी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके इंशाल्लाह ऐसे भी इम्प्रूव हो जाएगा। conclude chaos blast, ठीक, okay, do you think going through the whole newspaper is redundant? न्यूज़पेपर सारे जाने की जरूरत ही नहीं है। एडिटोरियल 3 पढ़ो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ो और नेशनल न्यूज़ पढ़ो, हेडलाइन बस, कोई जरूरत नहीं आपके पूरी न्यूज़पेपर रटने की। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज।